A very good noon each and every one of you. Welcome back to Parcham. I am Richa Sharma, your Richa मैम। और चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन को। ये सेशंस मंडे टू सैटरडे दिन में 12 o'clock लिए जाते हैं। जो नए बच्चे हैं वो पर्टिकुलरली ध्यान दें। संडे को सेशन नहीं आता है, सैटरडे को आपका वीकली रिविजन होता है। सो टाइम निकाल के वीकेंड पे रिवाइज जरूर से कीजिएगा। रिविजन को लेसर इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। और फिर मंडे को मुझसे मिलिएगा दिन में 12 बजे अगले वीक को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, चलिए सो आज की फटाफट से तिथि देख लेते हैं। पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी है आज। ज्येष्ठ महीना हिंदू नेशनल कैलेंडर के हिसाब से 3rd मंथ होता है। ऑल राइट, नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, क्विक रिमाइंडर ऑन द मंथ एंड सेल। यस, अभी मंथ एंड सेल चल रही है। MRP पे 45% ऑफ आपको मिल रहा है। और आपको कोड कौन सा यूज करना है? मे एंड 45 विदाउट पुटिंग एनी गैप। मे एंड 45 लगा करके जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नॉट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रादर, जितने भी सब्सक्रिप्शंस या फिर कोर्सेज हैं परचम ऐप पे, उन पे आप सेल का ये जो ऑफर है अवेल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं, जो ऑलरेडी इनॉग्रल ऑफर या हैवी डिस्काउंट पे चल रहे हैं, उन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कैनर्स हैं परचम ऐप के। और ये जो सेल है आज पूरे दिन चलेगी, कल दिन में 12 बजे खत्म हो जाएगी। सो लास्ट मिनट तक का वेट मत करना। अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए थे तो टेक हेल्प ऑफ दिस सेल राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल SSC जनरल अवेयरनेस जो अभी फ्रेश बैच है उसके ऊपर सेल आ जाएगी। देन SSC PYQ ई बुक जो है, एंड देन SSC मॉक टेस्ट सीरीज। तो SSC का जो पूरा बंडल है, अलग अलग कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शन है, उन पे आपको सेल लगाने को मिल जाएगी। रेलवे के जो भी बंडल्स हैं उन पे आप लगा सकते हैं। करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन, सवाल रफ्तार सब्सक्रिप्शन, उन पे लग जाएगी। NCERT बैच क्योंकि इनॉग्रल ऑफर में है, ऑलरेडी हेवीली डिस्काउंटेड है, दैट इज वाई इसके ऊपर नई वाली अभी वाली सेल नहीं लगेगी, बट इट इज ऑलरेडी इन डिस्काउंटेड ऑफर। ओके, सो डू चेक इट आउट। ये जो ऑफर है ये 2 जून तक ही एप्लीकेबल है। जो मे एंड सेल है वो कल दिन तक एप्लीकेबल है और ये 2 जून तक ही एप्लीकेबल है। तो कोई भी कोर्सेज या सब्सक्रिप्शन लेने हैं, प्लीज डू नॉट वेट। फिर बाद में आप लोगों की मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है कि मैम सेल एक्सटेंड कर दीजिए, वी फॉरगॉट टू परचेज, या ये हो गया वो हो गया। प्लीज हेल्प योरसेल्फ इन द राइट टाइम। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, फील फ्री टू रीच आउट टू देम और व्हाट्सएप देम और ईमेल। ठीक है, दे विल बी देयर टू असिस्ट यू। चलिए ओके, एक और फाइनल पीस ऑफ न्यूज एंड देन हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, एंड दैट इज अभी SSC की PYQ हार्ड कॉपी बुक परचम की लॉन्च हुई है और वो आपको फ्लैश सेल में 50% ऑफ पे देखने को मिलेगी सिर्फ 2 घंटे। कब? आज रात को 10 to 12। ठीक है, तो रात को 10 बजे से लेके 11:59 तक आपको आज ये बुक, ये हार्ड कॉपी है। ओके, कहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं? examcart.in। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, मैंने स्कैनर दिया है। अपने फोन का कैमरा ऑन कीजिए, इसके आगे लाइए, लिंक आ जाएगा, वहां जाकर के आप यहां तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द SSC PYQ बुक, जिसमें आपको सारे SSC एग्जाम्स के मार्च 2025 तक अपडेटेड PYQs मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन के लिए QR कोड भी मिल जाएगा, तो सारे एक्सप्लेनेशन भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ सॉर्टेड है इसके अंदर। ये हार्ड कॉपी है। और अच्छा, जब आप परचेज करेंगे तो ये 50% ऑफ अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, रिचा मैम। वैसे मैम ऐसे लिखा जाता है, राइट, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, RICHAMAM ये कोड है। इसका अगर आप यूज करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 50% ऑफ। और टाइमिंग ध्यान रखिएगा, आज दैट इज 31 मई को रात को 10 से 12 के बीच में ही ये फ्लैश सेल मिलेगी। और स्कैनर ये रहा। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है? examcart.in। दीज आर द पब्लिशर्स जिनके साथ हमने बुक पब्लिश की है। ठीक है, चलिए ऑलराइट, सो सारी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम बढ़ जाते हैं हमारे रिविजन सेशन की, रिविजन पोर्शन की तरफ। ऑलराइट, चलो सो कल जो पढ़ा था उसके मेन पॉइंट्स फटाफट से करेंगे रिवाइज। कल हमने देखा दैट 3 जजेस have been appointed to the Supreme Court, और सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 34 जजेस की, दैट इज 33 जजेस प्लस 1 CJI अभी के लिए फुलफिल हो गई है, पूरी हो गई है। तो कौन से वो 3 जजेस हैं? कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजरिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज AS चंदुरकर।
these 3 justices have been judges have been elevated to the Supreme Court. Then we had studied yesterday कि Hitachi India ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ एन वेनु एज मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये कब से इस पोजीशन को लेंगे? 2 जून से। वोग आईवेयर ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शुभमन गिल बनाए गए हैं ओकले सनग्लासेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, और शुभमन गिल क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके कप्तान डिक्लेयर किए गए हैं, इसलिए ये एक अपॉइंटमेंट देख लेने जैसा है। श्रद्धा कपूर को बनाया गया है यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर। सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स येस्टरडे। देन वी हैड सीन कि अकाली दल के लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुखदेव सिंह ढींडसा जी का हो गया निधन, ही हैज पास्ड अवे, और इनको पद्म अवार्ड दिया गया था। और ये आपके लिए मैं क्लास वर्क क्वेश्चन दे रही हूँ कि बताइए अकाली दल और के लीडर रह चुके और या उससे जुड़े हुए रह चुके हैं एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं सुखदेव सिंह ढींडसा जी, और इनको कौन सा पद्म अवार्ड मिला हाईएस्ट, मतलब अगर इनको 2 मिले हैं तो उनमें से हाईएस्ट कौन सा है और कौन से ईयर में मिला था। ठीक है, तो दिस यू विल बी लुकिंग आउट एंड टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। देन न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर QCI का इनॉग्रेट किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नई दिल्ली में इनॉग्रेट कर दिया गया है। हर शिखर तिरंगा ये एक इनिशिएटिव है, कैंपेन है, जिसके तहत 28 इंडियन स्टेट्स में जितने भी हाईएस्ट पॉइंट है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे तिरंगा फहराना था, और ये जो इनिशिएटिव है पूरा हो गया है कर्नल रणवीर सिंह जामवाल जी की लीडरशिप में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए 14 खरीफ क्रॉप्स को लेकर के। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाता है तो खरीफ सीजन, सोइंग सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले 14 खरीफ क्रॉप्स का MSP अनाउंस कर दिया गया है इसका अपकमिंग सीजन के लिए। और सबसे हाईएस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पिछले साल के मुकाबले कौन से खरीफ क्रॉप का गया है? अगेन बताइएगा, पढ़ा चुकी हूं आपको कल। देन एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रैंकिंग आई है जिसमें हब कनेक्टिविटी इंडेक्स के बेसिस पे एयरपोर्ट्स को रैंक किया गया है। तो जो एयरपोर्ट हैं वो हब की तरह कितनी अच्छी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें जो टॉप 10 एयरपोर्ट्स हैं एशियन पैसिफिक मिडिल ईस्ट साइड वाले, उनमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अकेला इंडियन एयरपोर्ट बना है जो कि इस लिस्ट में टॉप 10 में आया है और खुद 10th पोजीशन पे। टॉप किसने किया? दुबई। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया नया टर्मिनल पटना एयरपोर्ट में और साथ ही साथ फाउंडेशन स्टोन रखा नए सिविल एनक्लेव का बेहता एयरपोर्ट में, दोनों बिहार के। ठीक है जी, तो ये कल वाली न्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे, कल का होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So I had asked you according to World Meteorological Organization's latest decadal forecast, यानी कि पूरे एक दशक का जो फोरकास्ट आता है WMO का, उसके हिसाब से what is the projected range of global mean surface temperature increase between 25 to 29 compared to pre-industrial levels, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर रहा करते थे उसके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें आज, तो WMO ने क्या प्रोजेक्ट किया है कि 2025 से 2029 तक किस रेंज में ये ग्लोबल टेम्परेचर जा सकते हैं? द आंसर वुड बी B, 1.2 डिग्रीज टू 1.9 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? कल के क्लास वर्क क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन है। सो आदर्श आज आपके रिस्पॉन्स को रैंडमली पिक किया है, वेरी क्यूट बोज। सो गोवा लिबरेशन डे कब आता है? आई हैड आस्क्ड यू, 19 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था और उससे गोवा को पोर्टुगीज रूल से लिबरेट किया गया था। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया कौन सा है? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इज बंगाल गजेट और जेम्स हिकी ने 1780 में इसको पब्लिश किया था इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्राइटेरिया टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज जो मैंने कल आपको बताए वही है डेफिनेटली। ठीक है, सो द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 5 साल या तो हाई कोर्ट के जज रहें या 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट रहें, या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि जिस डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, बहुत अच्छे वकील हैं या फिर जूरिस्ट हैं, नॉट जस्ट वकील, तो जज हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ऊपर अपॉइंट किया जा सकता है। सिक्किम स्टेटहुड डे कब आता है?
16th ऑफ मई को आता है 1975 में 22nd स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पे सिक्किम को स्टेट का दर्जा मिला था। उदंत मार्तंड जो कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर था भारत का, वो किसने पब्लिश किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने कलकत्ता से किया था। ठीक है। एंड देन कर्नल रणवीर सिंह जामवाल जी ने लीड किया हर शिखर तिरंगा मिशन। तो कल के सारे क्लास वर्क क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे होता है खत्म। क्लियर? ओके, एनी प्रॉब्लम सो फार? चलो अब आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट डे। अब जो भी रिवीजन था वो हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन जो देनी थी वो हो गई। अब हम सारी फ्रेश न्यूज पढ़ेंगे और आज बहुत न्यूज है और बहुत अच्छी और काम की न्यूज है। ठीक है, तो फोकस बना के रखिएगा। द न्यूज इज गोइंग टू बी रिलेटिवली मोर, क्योंकि अभी एकदम से ज्यादा आ गई है, लेकिन अच्छी न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंपॉर्टेंट डेज से शुरू कर लेते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे, काफी काम का इंपॉर्टेंट डे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मई। मई का एंड है ना 31। मैं टोबैको से दूर रहती हूँ, नो 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 नो। तो मैंने सिर्फ मैं लिया है। मे के लिए व्हाट आई हैव टेकन, मैं, आई। और 31 है तो यूजुअली याद रह जाएगा बिकॉज लास्ट डे है महीने का ना। तो मैं नो टोबैको नहीं लेती हूँ, या आई डू नॉट प्रेफर टोबैको, इससे आप याद रख सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस डे को ऑब्जर्व करती है। इन्होंने इस डे को बनाया इन द ईयर 1987। लेकिन जब इन्होंने शुरू किया तब 7 अप्रैल 1988 में पहली बार वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के तौर पे इसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इन्होंने एस्टैब्लिश तो कर दिया 1987 में कि अच्छा इस तरह का हम एक दिन ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला जो डे ऑब्जर्व किया गया वो नो टोबैको नहीं था, वो नो स्मोकिंग डे था और 7 अप्रैल 1988 को शुरू किया गया WHO के फाउंडेशन के हिसाब से। फिर 1988 में रेजोल्यूशन आया, तब जाकर के 31 मई 1989 को सबसे पहला नो टोबैको डे एग्जिस्टेंस में या सेलिब्रेशन में आया है। ये जो भी मैंने आपको बैकड्रॉप बताया ये सिर्फ हायर एग्जामिनेशंस के लिए काम की चीजें ज्यादा हैं, बाकी आप सीधा याद रख सकते हैं। वनडे वाले बच्चे, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब आता है? 31 मई को आता है। और थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री टैक्टिक्स होती है ना, पैकेट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, आई कैचिंग बनाना, राइट, अलग अलग फ्लेवर्स की टोबैकोज निकाल देना, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा अनमास्क करना, राइट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। कब से कर रही है? 31 मई 1989 से कर रही है। और थीम हमने देख ली और तारीख हमने देख ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज फॉर अ चेंज हम डिफेंस सेगमेंट से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, वैसे यूजुअली डिफेंस हम बाद में कवर करते हैं, आज डिफेंस सेगमेंट की न्यूज ले लेते हैं, काफी सारी न्यूज है डिफेंस से। तो सबसे पहले देखते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड दैट इज नोमैडिक एलिफेंट। सीधा सीधा एक क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कौन से दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है? तो कौन से दो कंट्रीज होंगे? इंडिया एंड मंगोलिया। ओके, इंडिया एंड मंगोलिया या मंगोलिया, हिंदी में मंगोलिया बोलते हैं, वैसे मंगोलिया बोलते हैं। तो यहाँ से आप मैंगो याद रख सकते हैं। नोमैडिक एलिफेंट है, घुमंतु एलिफेंट है, सिर्फ मैंगो खाता है, तो बस याद रह जाएगा इंडिया तो है ही, और नोमैडिक एलिफेंट में मंगोलिया इज देयर। अब जब कभी भी आप मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं? एक्सरसाइज का नाम, कौन सा एडिशन है, कहाँ हो रही है, हमारी साइड से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरी साइड से कौन कर रहे हैं, डेट्स क्या हैं, सबसे पहला एडिशन कब हुआ था, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आ जाइए। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का 17th एडिशन है इस बार। कौन सा? 17th एडिशन। इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में मई 31 से जून 13 तक होगा उलान बातर, मंगोलिया में। उलान बातर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, राइट। देन ये एक एनुअल एक्सरसाइज होती है, एक बार इंडिया में और एक बार मंगोलिया में रखी जाती है। लास्ट एडिशन उमरोई मेघालय में 2024 में जुलाई में हुआ था, राइट। इंडियन कंटिजेंट इस बार जो जा रहा है उसमें 45 पर्सनल हैं और अरुणाचल स्काउट्स बटालियन के मेनली इसमें ट्रूप्स होने वाले हैं, और मंगोलियन आर्म फोर्सेस में 150 स्पेशल फोर्सेस यूनिट के इतने ही पर्सनल होंगे। पर्सनल यानी लोग। देन इसके अंदर ना प्लाटून लेवल की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाई जाएगी, जो पल्टन लेवल हम बोलते हैं, और साथ ही साथ साइबर वॉरफेयर से कैसे जूझें,
साइबर वॉरफेयर का टाइम आ चुका है, राइट, तो वो भी एक्सरसाइज में डाला गया है। सबसे पहला एडिशन नोमैडिक एलिफेंट का 2004 में हुआ था और उस समय ये मंगोलिया में ही होस्ट की गई थी। ठीक है, सो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में 17th एडिशन मई 31 से जून 13 कहाँ होगा? उलान बातर के अंदर होगा। एंड हमारे यहाँ से अरुणाचल स्काउट्स के ट्रूप्स में से लोग जाएंगे और सबसे पहला एडिशन 2004 में हुआ था। कोई रिविजन हो गया? चलो आगे। देन जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो ये है कि डिफेंस मिनिस्टर ने 3 डिफेंस पीएसयूज को मिनी रत्न स्टेटस दे दिया है। ठीक है, 3 डिफेंस पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और उनको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस या दर्जा दे दिया गया है। कौन सी वो 3 कंपनीज हैं? म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। तो ये तीनों कंपनीज का नाम याद रखिएगा। मिनी रत्न स्टेटस इनको दे दिया गया है ताकि जो इंडिया में ही हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, इस तरह की कंपनीज जो हैं डिफेंस से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको और बूस्ट मिले, ऑटोनॉमी मिले। मिनी रत्न या नवरत्न या महारत्न स्टेटस से क्या होता है? जो कंपनीज होती है उनको अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती जाती है, वो अपने लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, और वही चीज यहाँ से शुरू हो रही है। तो मिनी रत्न स्टेटस से ये जो डिफेंस पीएसयूज हैं ये ज्यादा ऑटोनॉमी में काम कर पाएंगे। जैसे कि अगर इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है 500 करोड़ तक का, 500 करोड़ तक का, या अपनी नेटवर्थ जितना, तो ये विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली जॉइंट वेंचर्स में भी एंटर कर सकते हैं, इनके पास ये भी ऑटोनॉमी है। अब ये जो तीनों कंपनीज हैं जिनको अभी मिनी रत्न बोला गया है, ये सबसे पहले, इससे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और 2021 में इनको अलग किया गया था। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो है वो स्मॉल, मीडियम और हाई कैलिबर के ग्रेनेड्स, रॉकेट्स ये सब बनाती है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ये टैंक्स, आर्टिलरी व्हीकल्स ये सब बनाएगी। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जो है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या विजन सिस्टम्स बनाती है ताकि हमारे जो आर्मी नेवी है वो दूर तक देख सके कि हमें कहां तक क्या टारगेट करना है। अब सीपीएसईज यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं हम उनको 4 कैटेगरी में टैगिंग कर सकते हैं, 4 ग्रुप्स में। एक है मिनी रत्ना कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 1, देन नवरत्ना, देन महारत्ना। ठीक है, चलो क्लास वर्क क्वेश्चन। यस, क्लास वर्क क्वेश्चन टाइम। यू विल बी टेलिंग मी how many Maharatna companies and how many Navratna companies are there in India as on date? ठीक है, कितनी महारत्न कंपनीज हैं पढ़ा चुकी हूं इसीलिए पूछ रही हूं, और कितनी नवरत्न कंपनीज हैं इंडिया में। और अभी भी बहुत बच्चे गलत आंसर करेंगे, आई नो, लेकिन बहुत बच्चे सही आंसर भी करेंगे। ठीक है, सो ये भी आप देखिएगा। मिनी रत्न का क्राइटेरिया क्या होता है? तो देखिए, कैटेगरी 1 मिनी रत्न के अंदर एटलीस्ट पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में लगातार पिछले 3 साल आप प्रॉफिट में रहे हो, आपकी कंपनी, और टैक्स काटने के पहले का जो प्रॉफिट होता है, प्री टैक्स प्रॉफिट, वो 30 करोड़ या इससे ज्यादा का होना चाहिए इन 3 सालों में से किसी एक साल। ओके, और आपकी जो नेट वर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि आप उधार और डेप्ट वगैरह में नहीं होने। ठीक है, और कैटेगरी 2 ये इससे नीचे वाला है, इसके क्राइटेरिया होता है कि आप लास्ट 3 लगातार सालों में प्रॉफिटेबल हो और पॉजिटिव नेट वर्थ है आपकी। एंड डेफिनेटली आप कहीं भी डिफॉल्ट में नहीं होने चाहिए कि आपने लोन लिया था चुकाया नहीं। तो ये क्राइटेरिया मिनी रत्न कंपनीज के होते हैं। क्लियर हो गई ये वाली न्यूज? एनी प्रॉब्लम सोफा? आगे चलते हैं। CDS जनरल अनिल चौहान टू अटेंड 22nd शांग्रीला डायलॉग। तो हमें ये देखना है कि शांग्रीला डायलॉग क्या है, एक बार पढ़ चुके हैं पहले। यस, तो CDS हमारे जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जनरल अनिल चौहान, ही विल विजिट सिंगापुर टू टेक पार्ट इनटू शांग्रीला। ओके, और ये जो शांग्रीला डायलॉग है इस बार कौन सा एडिशन है? 26th एडिशन है, 22nd एडिशन है, सॉरी 22nd एडिशन है। सो शांग्रीला डायलॉग बेसिकली सिंगापुर में कंडक्ट करवाया जाता है, और इस बार ये 30 मई से 1 जून तक है। ठीक है, हर साल होता है, जून अराउंड ही होता है, और शांग्रीला होटल है सिंगापुर का, यहाँ पे क्योंकि ये डायलॉग कंडक्ट करवाया जाता है इसलिए इसको शांग्रीला डायलॉग कह दिया जाता है। हर साल यही होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS, जो कि लंदन UK बेस्ड है, और साथ में को ऑर्गेनाइज करती है सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिलकर के शांग्रीला डायलॉग बनाते हैं। तो अलग अलग देशों से डिफेंस
और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मिलिट्री चीफ्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, वो आते हैं और बड़े लेवल पे सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशंस और डायलॉग किए जाते हैं। तो एशिया का प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट है ये। बहुत सारे देश और उनके टॉप लोग आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड और बातचीत होती है। ठीक है, कब से शुरुआत हुई है शांग्री-ला डायलॉग की? 2002 से हुई है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट न्यूज। सोशल मीडिया पे हर जगह है, न्यूज चैनल में हर जगह है, तो आपको भी देखने को तो मिल ही गया होगा। वापस पढ़ते हैं। फर्स्ट बैच ऑफ 7 विमेन कैडेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी से पहली बार विमेन कैडेट्स ग्रेजुएट हुई हैं और टोटल कितनी? 17 विमेन कैडेट्स हैव ग्रेजुएटेड और ऑफ कोर्स 300 मेल कैडेट्स भी ग्रेजुएट हुए। तो पहला बैच 17 फीमेल कैडेट्स का ग्रेजुएट होके निकला है एनडीए से। एंड एनडीए कहाँ है? पुणे में है। और इसमें कौन शामिल थे वो भी एक चीज देख लीजिए। मिजोरम के गवर्नर और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके जनरल वी.के. सिंह जी और एनडीए के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय कोचर, दे वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। तो मेनली तो बस दिस पीस ऑफ न्यूज इज देयर दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नोटिफाई किए हैं सबऑर्डिनेट रूल्स, यानी कि अंदर के और फर्दर रूल्स, सबऑर्डिनेट रूल्स स्पेसिफाई किए हैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 के, और इस एक्ट को फुल्ली ऑपरेशनल बना दिया गया है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है ये एक्ट? इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन? भाई जब शुरू हुआ था तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यही थी, लेकिन अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार कमांड, तीनों जगह के पर्सनल इसमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी, तो या फिर एनडीए फॉर एग्जांपल, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे आर्म्ड फोर्सेस अलग अलग, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब साथ में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कमांड करेगा, किसकी चलेगी, वो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, उनको ले डाउन करने के लिए दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज ब्रॉट इनटू प्लेस। कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कैसे मैनेज की जाएंगी? भाई आर्मी का जो पर्सन होगा उसकी चलेगी, नेवी वाले के अंडर में आएंगे, एयरफोर्स वाले के अंडर में आएंगे, किसके अंडर में आएंगे? राइट। सो हुज कमांड विल इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बी फॉलोइंग? कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन, हु विल बी हैंडलिंग इट? तो उसके लिए एक्ट लाई गई थी और उसी में फर्दर जो सबऑर्डिनेट रूल्स हैं वो अभी नोटिफाई किए गए हैं। ठीक है। नाउ दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 10th May 2024 आफ्टर प्रेसिडेंट सिग्नेचर। तो टू यूनिफाई कमांड एंड प्रमोट फंक्शनल एफिशिएंसी, सो कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इनएफिशिएंसी ना आए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, इसलिए हु विल बी कमांडिंग इट उसको प्रॉपर करना, तीनों मिलकर के किस तरह से संभालेंगे, या फिर इफ दे आर नॉट प्रेजेंट तो क्या वो जो आईएसओ का हेड है उनको कितनी ऑटोनॉमी मिलेगी, वो सब डिफाइन करना, ताकि एफिशिएंसी से आईएसओज वर्क कर सके। आईएसओ यानी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ना अभी जो न्यू रूल्स नोटिफाई किए गए हैं उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। सो इट हैज एम्पावर्ड आईएसओ हेड्स। जैसे हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के जो हेड हैं उनको ज्यादा एम्पावर किया गया है कि फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उनके हाथ में है। तो जो भी मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर आईएसओ में, जैसे एनडीए के अंडर में जो भी लोग हैं उनको मैनेज करने की फुल अथॉरिटी किसको दी गई है? आईएसओ को दी गई है। इसमें अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि जो आर्मी के को तैयार कर रहे हैं, जो नेवी को या एयरफोर्स को तैयार कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अथॉरिटी हो गई, नहीं, आईएसओ हेड को ज्यादा अथॉरिटी दी गई है। देन रूल्स एस्टैब्लिश किए गए कमांड सक्सेशन के, जैसे कि अगर जो डेजिग्नेट ऑफिसर है वो एब्सेंट है तो अब कौन कमांड करेगा, उसको भी एस्टैब्लिश किया गया ताकि ओवरलैपिंग नहीं हो। राइट। एंड ऑपरेशनल सिनर्जी ट्राई सर्विसेज कमांड्स के अंदर इंश्योर की गई है। तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में आईएसओ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम। ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम, यस। सो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, अमित शाह जी के अंडर में, और इसके तहत जो भी ऐसे पर्सनल हैं जो रिटायर हो रहे हैं,
है ना, जो भी सर्विसमैन रिटायर हो रहे हैं और वो ऑफिसर रैंक के नीचे वाले रैंक पे हैं, जैसे कि कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर रैंक तक के हैं, और अगर वो सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो 7 सीएपीएफ है इंडिया में, उसमें, या असम राइफल, बेसिकली सीएपीएफ, तो अगर वो सीएपीएफ के अंदर सर्व कर चुके हैं, अब रिटायर हो रहे हैं, कांस्टेबल या इंस्पेक्टर रैंक तक के हैं, तो उनको ऑनररी एक रैंक का प्रमोशन दे दिया जाएगा। समझ गए? तो उनको एक रैंक का प्रमोशन ऑनररी दिया जाएगा। ऑनररी का मतलब होता है कि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, उनके जो पेंशन बेनिफिट्स हैं, या फिर उनका जो पैसा आना था बाद में, रिटायरमेंट के बाद फंड जो आना था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इमोल्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ रैंकिंग बढ़ाई जा रही है। और क्यों? ताकि थोड़ा सा एक फील गुड आ जाए, एक मोराल आ जाए, क्योंकि रिटायर हो रहे हैं यानी बहुत ओल्ड एज तक चले गए हैं, रैंक अभी भी ऑफिसर ग्रेड का नहीं पहुंचा है, तो एक फीलिंग के ओके वी रिटायर्ड फ्रॉम वन पोजीशन अप, इसके लिए टू अपलिफ्ट मोरल, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, और कोई भी फाइनेंशियल इंटाइटलमेंट्स में चेंज नहीं आएगा, और ये सिंबॉलिक प्रमोशन है। ओके, सो जस्ट टू हैव गिव देम अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब लेकिन हर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। पहली चीज कि जो प्रमोशन के प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, कितनी साल की सर्विस होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होने चाहिए, वो फुलफिल करता हुआ होना चाहिए व्यक्ति एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का, किसी भी तरह के डिसिप्लिनरी एक्शन में नहीं फंसे हुए होने चाहिए। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो होती है, तो लास्ट 5 ईयर्स की अप्रेजल रिपोर्ट में एटलीस्ट गुड रेटिंग होनी चाहिए उनकी। इंटेग्रिटी सर्टिफिकेशन की जरूरत है, ओके होना चाहिए इंटेग्रिटी सर्टिफिकेशन। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह जो होती है उनसे क्लियरेंस मिला हुआ होना चाहिए कि हाँ ही इज नॉट बीन और शी इज नॉट बीन इन्वॉल्व इन टू एनी सच थिंग। और रिकमेंडेशन कमांडिंग ऑफिसर का, जो इनके कमांडिंग ऑफिसर हैं उनका रिकमेंडेशन होना चाहिए कि हाँ जी ये ऑनररी जो प्रमोशन है इस स्कीम के लिए दावेदार है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो सीएपीएफ है उनमें अगर कोई कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर रैंक तक रिटायर होते हैं तो उनको ऑनररी प्रमोशन स्कीम के तहत कंसिडर किया जाए। क्लियर जी? नो समस्या? चलो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, लॉन्चिंग ऑफ सिक्स्थ 26 टन बोलार्ड पुल टग सबल, दैट इज यार्ड 340। लॉन्चिंग यानी ये तैयार हो चुका है और इसको पानी पे उतार दिया गया है। ओके, किसने बनाया है इस बोलार्ड पुल टग को? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता बेस्ड है। पुल टग्स क्या होते हैं? जो शिप्स को या बोट्स को मूव करने के, धक्का का इधर उधर देना है, घुमाना है, कुछ सामान में मदद करनी है, उनके लिए पुल टग्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो टग हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाए गए हैं। 25 टन के बोलार्ड पुल टग्स, टोटल कितने बनाए जाने हैं? 6, और इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता को, और ये नवंबर 2021 में दिया गया था। इसके तहत 5 ऑलरेडी बना दिए गए हैं, इंडक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, और ये 6th है, ये पानी में लॉन्च हो गया है। अब देखो समझो, बन गया, पानी में उतार दिया गया, रिसीव कर लिया गया और इस्तेमाल में ले लिया गया। तो उतार दिया गया इज लॉन्च, रिसीव करना तो आप समझते ही हैं, और इंडक्ट कर लिया यानी सर्विसेज में उसको शामिल कर लिया है। तो जो 5 है ना, फर्स्ट 5 बोलार्ड पुल टग्स, उनका नाम है भीष्म, बाहुबली, अश्व, युवान एंड ओजस, और ये पांचों इंडक्ट कर लिए गए हैं इंडियन नेवी के अंदर। और ये जो 6th है जिसका नाम है सबल, इसको लॉन्च कर दिया गया है पानी पे बना करके, अब बहुत जल्दी इंडियन नेवी इंडक्ट कर लेगी। समझ में आगे? इंडिजिनसली बनाए गए हैं भारत के अंदर ही। तो ये थी अभी तक की सारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, अब हम चलते हैं अवार्ड्स पे। तो अवार्ड्स में सबसे पहली न्यूज आ रही है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने प्रेजेंट किए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं? नर्सिंग की फील्ड में। तो नर्सिंग की फील्ड में जो बहुत एक्सेप्शनल सर्विसेज दे रहे होते हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। टोटल 15 अवार्डीज को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। ओके, और ये जो अवार्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, बनाए किसने है? कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये ध्यान रखिएगा, 15 अवार्डीज रही हैं इस बार, रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनको देता है। और कौन से साल से शुरू हुए हैं? 1973 से ना। इसमें जो भी आउटस्टैंडिंग नर्सिंग लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट यूनियन टेरिटरी के हों, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको सम्मानित किया जाता है।
सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, मेडल मिलता है और 1 लाख रुपीस का कैश रिवॉर्ड इसमें शामिल हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसी के नाम पे है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे। इनको द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, आज जिस तरह से नर्सिंग हम देखते हैं उसकी संस्थापक या उसकी नींव रखने वाली व्यक्ति कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। और ये लाइमलाइट में आई क्रीमियन वॉर के दौरान, जब कॉन्स्टेंटिनोपल में जो सोल्जर्स थे घायल थे क्रीमियन वॉर में, तो लैंप लेकर के, लेडी विद द लैंप भी इनको कहा जाता था, लैंप में लेके वॉर सोल्जर्स को देखती थी कौन कौन घायल है, जिंदा है, तो ले जाके उनका ट्रीटमेंट इलाज करती थी। ओके, और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से पहला साइंटिफिकली बेस्ड लर्निंग नर्सिंग स्कूल चालू किया गया था। नर्सिंग स्कूल जहाँ पे प्रॉपर तरीके से नर्सिंग सिखाई जा रही है, उसका नाम है नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन के अंदर। इन्हीं को डेडिकेटेड ये अवार्ड होता है, इन्हीं के नाम पे। ठीक है जी, चलिए अवार्ड में सेकेंड अवार्ड देखते हैं। ये कौन है? सदगुरु हैं, सब जानते हैं। तो सदगुरु ऑनर्ड विथ ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2024 इन कनाडा। तो सदगुरु को कनाडा के अंदर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है ना, ईशा फाउंडेशन चलाते हैं, तो इनको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, और किसने दिया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने। इन्होंने जो कॉन्शियसनेस और एक तरह से रियलाइजिंग ऑफ योर ओन सेल्फ और इन सब चीज़ों को लेके, साथ ही साथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जैसे रिवर्स को लेकर के, सॉइल को लेकर के ये अपने मूवमेंट चलाते रहते हैं, तो इन सब कंट्रीब्यूशन के चलते ये अवार्ड के लिए कंसिडर किया गया है। देन नेक्स्ट अवार्ड जो आ रहा है वो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे पे दिया जाने वाला एक अवार्ड है, एंड दैट इज डैग हैमिशकॉल्ड मेडल। अब यस, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 3, बताइए ये कब आता है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स पढ़ा है अभी बहुत रिसेंटली, और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि जो लोग इस पीस कीपिंग मिशन में यूनाइटेड नेशन के, जहां कहीं भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है, और इस पीस कीपिंग में जो लोग अपनी जान दे देते हैं उनको फिर पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किया जाता है विथ डैग हैमिशकॉल्ड मेडल। और इस साल 2 इंडियन पीस कीपर्स हैं, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा एंड हवलदार संजय सिंह। इन दोनों को इस मेडल से सम्मानित किया गया है पॉस्ट्यूमसली। ठीक है, यूएन पीस कीपर्स 1948 में शुरू किया गया था, और सबसे पहला मिशन मिडिल ईस्ट में था, और इसको यूएन सेक्रेटेरिएट का डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन है ये मैनेज करता है। ऑलराइट, तो अवार्ड खत्म हुए, अब हम आते हैं कुछ नेशनल सिग्निफिकेंस की न्यूज पे, जो नेशनल न्यूज कैटेगरी होती है उस पे। तो सबसे पहली खबर आ रही है पीबी शब्द, पीबी शब्द से रिलेटेड क्रिएटिविटी को नई उड़ान दे रहा है पीबी शब्द। क्या है ये? प्रसार भारती का शब्द, शब्द का फुल फॉर्म है शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। जितने भी डिजिटल मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, और अब इनफैक्ट इन्होंने इनवाइट किया है यूट्यूबर्स को भी और इन्फ्लुएंसर्स को भी कि आपको जो भी न्यूज़ रिलेटेड मैटर चाहिए, विजुअल्स चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, तो आइए पीबी शब्द से लीजिए, हमारे पास भंडार है इनका। हमने रिपोर्टर्स लगा रखे हैं, हमने डिजाइनर्स लगा रखे हैं, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एटसेट्रा। आप अलग अलग साइट पे जाते हैं, न्यूज़ आपको ऑथेंटिक नहीं मिलती, डेटा सही नहीं मिलता, आप किसी के विजुअल्स या इमेजेस ले लेते हैं तो कॉपीराइट में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाइए और आइए और यहाँ से चीज़ें लीजिए। ओके, और ये पहले ना सिर्फ रजिस्टर्ड न्यूज़ मीडिया हाउसेस के लिए ओपन था, नाउ दे हैव इन्वाइटेड यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, वीडियो एडिटर्स ऑल्सो के यू कैन रजिस्टर फॉर द सर्विसेज फॉर फ्री। अभी के लिए जो सर्विसेज है इनकी फ्री हैं और अभी एक्सटेंड की गई हैं। तो पीबी शब्द फ्री ऑथेंटिक मीडिया एसेट प्रोवाइड कर रहा है। पीबी शब्द का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, दिस इज इट। सो गो टू सोर्स है कॉपीराइट फ्री, ऑथेंटिक और सेफ टू यूज कंटेंट का, न्यूज रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ आयुष सुरक्षा। आयुष सुरक्षा क्या है? आयुष सुरक्षा पोर्टल है और इसको लॉन्च किया गया है टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में ही है ये, है ना, उन्हीं ने लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है आयुष सुरक्षा पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या है? जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी एटसेट्रा, तो
इन्हीं को अगर कोई मिसलीडिंग तरीके से प्रमोट कर रहा है कि ये ले लीजिए, इससे ये सब ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां आपने ले ली उनके कहने से और आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो गए हैं एडवर्स, तो इन सब चीजों की रिपोर्टिंग की जा सकती है इस पोर्टल पे आकर के। ठीक है, सो आयुष मिनिस्ट्री ने आयुष सुरक्षा पोर्टल किया है ताकि आयुष से रिलेटेड जो हेल्थ सिस्टम है उसकी बदनामी नहीं हो, बेमतलब में उसको लोग एडवर्स तरीके से या फेक प्रोमिसेस के साथ प्रमोट ना करें। ठीक है, सो इट इज डेवलप्ड विथ द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध और नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम के साथ में ये अलाइंड है कि जो फार्माको विजिलेंस यानी कि फार्मा एरिया के अंदर विजिलेंस निगरानी रखना। तो कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर किया जा रहा है आयुष से रिलेटेड या इस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके वो सारी चीजें बताई जा सकती हैं और आयुष मिनिस्ट्री के लिए इजी हो जाएगा। सारे रिपोर्टेड केसेस रियल टाइम ट्रैकिंग एक ही जगह से कर पाएंगे वो। आयुष सुरक्षा पोर्टल डेवलप किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था इन 2024 जहां उन्होंने कहा था कि एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड होना चाहिए जहां पे कोई भी मिसलीडिंग अगर इन्फॉर्मेशन या ऐसी कुछ आ रही है हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन रिलेटेड या फिर एडवर्स रिएक्शंस हैं तो उनको ट्रैक किया जा सके। और इन्होंने टाइम दिया था 2026 जून तक का कि ऐसा पोर्टल ले आइएगा। उससे पहले ये या 2025 जून था या 2026, मतलब बिफोर टाइमलाइन आयुष मिनिस्ट्री ने ऐसा कर लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च कर दिया गया है इस साल के लिए। जो खरीफ की बुआई होनी है, खरीफ क्रॉप की सोइंग होनी है उससे पहले। तो क्या है विकसित कृषि संकल्प अभियान? विकसित कृषि यानी कि डेवलप्ड फार्मिंग टेक्निक से फार्मर्स को जोड़ने के लिए। तो जब भी फ्रेश सीजन होता है उससे पहले ये पूरा एक एक्सटेंसिव नेशनल कैंपेन होती है जिसमें फार्मर्स को बताया जाता है क्या क्या नई तकनीक है, किस किस तरह से आप अपनी खेती को और बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो इसी को लॉन्च किया गया है टू स्ट्रेंथन लैब टू लैंड कनेक्शन, कि हमने वाकई में टेक्नोलॉजी से ये देखा है कौन से बीज की गुणवत्ता अच्छी है, किस तरह से आप अपनी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, क्रॉप को किस तरह से हैंडल कीजिए, और वही सारी जानकारी अब लैंड तक पहुंच के फार्मर्स को दी जा रही होती है। तो यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने 15 दिन का विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च किया। कहां से? ओडिशा में पुरी डिस्ट्रिक्ट के सखी गोपाल से। ठीक है, और ये 29 मई से 12 जून तक चलेगा। और ये नेशन वाइड कैंपेन है जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक आउटरीच बढ़ाना, उनको जानकारी देना, ये सब किया जाएगा। तो ये साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, एक बार खरीफ और एक बार रबी सोइंग सीजन से पहले। करीब 65,000 विलेजेस अक्रॉस 723 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी रीच्ड अपॉन। फार्मर्स से 1-to-1 कॉन्टैक्ट किया जाएगा और इंडिया फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन सके, यानी हमारी एग्रीकल्चर साइंटिफिक तरीके से मास लेवल पे अपना इम्पैक्ट छोड़ सके, उसके लिए काम किया जाता है। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किसने किया? एक तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, साथ में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देन स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड कृषि विज्ञान केंद्र एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब साथ में आई थी। ठीक है, अगली न्यूज आ रही है लॉ डोमेन से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा घूम के आते हैं। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया है। रीइंस्टेट यानी कि पहले था, हटा दिया गया था, वापस ले आया गया है। मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस रूल फॉर एलिजिबिलिटी इन सिविल जज। अगर आपको स्टार्टिंग लेवल का जज बनना है, यानी कि जज अगर आपको बनना है, जुडिशियल सर्विसेज में अगर आपको, जुडिशियल सिस्टम में अगर आपको आना है, तो कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस कोर्ट के अंदर आपने की हुई हो, ये वापस से रूल लागू कर दिया गया है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो 3 ईयर जुडिशियल प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया ये रूल कि मिनिमम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस लगेगी अगर आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन पोस्ट पे लगना है। तो बिना इस 3 साल की लीगल प्रैक्टिस के लिए अब आप इस पोजीशन को नहीं ले सकते हो। और ये लेटेस्ट रूलिंग ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के हिसाब से एटलीस्ट 3 साल की कोर्ट रूम एक्सपीरियंस जुडिशियल सर्विसेज के पहले चाहिए। तो भाई बेसिकली ये पहले भी था, बीच में रीइंस्टेट क्यों बोला हमने? क्योंकि 2002 में इसको हटा दिया गया था।
तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये पहले वर्डिक्ट आया था कि 3 साल का कोर्ट रूम एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज एक इंसान उसी से रेडी होता है। आप सीधे आप सोचें कि हमने जुडिशरी की पढ़ाई करवा दी और एक अच्छा जज बन जाएंगे क्या? नहीं, जब तक आपको कोर्ट रूम एक्सपीरियंस नहीं है, आपने लाइव वो इमोशंस मैनेज करना, राइट और रॉन्ग किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे, वो सब अगर आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तब तक आप उस पोजीशन पे बैठ के जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ में वापस ये मैंडेट ले आया गया है। अब प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके कुछ पॉइंटर्स हैं, देखिए। जुडिशियल प्रिपेयर्डनेस बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग, एक जज का मेन काम क्या है? डिसीजन लेना, और वो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है अगर आपने 3 साल काम किया हुआ है। हाई कोर्ट का कंसेंसस भी इस पे है कि 25 हाई कोर्ट में से 23 का ये कहना है कि अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स को हम जुडिशरी में ले लेते हैं तो डिससैटिस्फैक्टरी आउटकम्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जुडिशरी की पढ़ाई की और आप जज बन जाइए, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग गैप्स होते हैं बिकॉज जुडिशियल अकेडमीज आपको नॉलेज तो दे देंगी, लेकिन वो सिमुलेट नहीं कर पाती लिटिगेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, यानी केसेस में जो दाव पेच होते हैं उनकी समझ नहीं इतनी दे पाती। एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल मैच्योरिटी भी तभी आएगी जब आपने ये काम पहले किया हुआ होगा, यानी कि कोर्ट रूम लाइव एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है वो है मेटर्निटी बेनिफिट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला मेटर्निटी बेनिफिट से रिलेटेड भी आया है। और अभी एक केस था तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल टीचर का, और उनका 3rd चाइल्ड हुआ था, और तमिलनाडु गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 3rd चाइल्ड पे मेटर्निटी बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो वो जो टीचर थी वो कोर्ट में जाती हैं और मद्रास हाई कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में वर्डिक्ट सुनाते हैं कि हाँ जी 3rd चाइल्ड है तो मेटर्निटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर देते हैं मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को, और कहते हैं कि मेटर्निटी बेनिफिट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक वुमन का, यू कैन नॉट डिनाई इट। पर्टिकुलरली क्योंकि ये केस कैसा था कि जो विमेन थी उनके जो फर्स्ट 2 किड्स थे वो फर्स्ट मैरिज से थे और वो फादर की कस्टडी में थे। नाउ शी गॉट रीमैरिड एंड देन शी हैड अनदर चाइल्ड। सो गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एब्सोल्यूट जो बेनिफिट पे नेगेशन आपने कर दिया कि 3rd चाइल्ड होगा तो किसी भी केस में आपको मेटर्निटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये एब्सोल्यूट निगेट जो आपने किया ये तो ठीक नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो मैटर 3rd चाइल्ड हो, मेटर्निटी बेनिफिट तो विमेन को तब भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होना चाहिए और होता है, ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट और जो टीचर है उनके फेवर में वर्डिक्ट दिया है। तो मेटर्निटी लीव इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 है उसके तहत। ठीक है, सो इवन फॉर 3rd चाइल्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3rd चाइल्ड हो तो भी मेटर्निटी बेनिफिट तो मिलेगा ही। आप एब्सोल्यूट उस पर ये नहीं लगा सकते कि नहीं 3rd चाइल्ड है तो मेटर्निटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक मेजर रूलिंग आई है विमेन वर्कप्लेस राइट में, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को और कहा है कि मेटर्निटी राइट ना सिर्फ फेयरनेस और सोशल जस्टिस से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं दिया जाता 3rd चाइल्ड पे मेटर्निटी बेनिफिट? मेटर्निटी बेनिफिट यानी पेड लीव्स, ठीक है, बेबी के बर्थ से थोड़े महीने पहले और बाद में, अभी मैं आपको बताऊंगी कितने वीक्स का प्रोविजन है। तो मेटर्निटी लीव यानी पेड लीव्स मिलती हैं डिलीवरी के पहले और बाद में, चाइल्ड केयर और खुद के हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। तो क्यों नहीं दी जाती 3rd चाइल्ड में? ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल, हम सरकार बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बोलते हैं कि जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा वी डू नॉट वांट टू प्रमोट 3rd चाइल्ड एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट गिव मेटर्निटी बेनिफिट। द कोर्ट सेड कि मेटर्निटी बेनिफिट सिर्फ फेयरनेस और सोशल जस्टिस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी तो है। आप एक चीज की वजह से दूसरी चीज का हनन नहीं कर सकते हो। आपका सोशल जस्टिस या आपकी जो पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों से ऊपर थोड़ी होनी चाहिए, आप तो बैलेंस करके चलिए दोनों चीजों को। तो डिग्निटी और जस्टिस से लिंक्ड है मेटर्निटी लीव। ओके, और ये रूलिंग दी है अभय एस ओका और उज्जवल भुयन जी ने, ये जो मेटर्निटी लीव है वो हेल्थ में और डिग्निटी ऑफ वर्किंग विमेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब शी इज जस्ट डिलीवर्ड अ चाइल्ड, इफ यू विल नॉट बी गिविंग अ पेड मेटर्निटी लीव इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज। तो वो तो उसकी डिग्निटी और हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, उसका अधिकार है, ये उसको मिलना ही चाहिए। तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो स्टेट पॉलिसी के बेसिस पे था, राइट। हाई कोर्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन स्टेट पॉलिसी इज रिजेक्टेड। मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। देन ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब जजमेंट के की हाइलाइट्स देख लीजिए कि रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं एक फीमेल को, तो कोर एस्पेक्ट है विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स और मेटर्निटी बेनिफिट्स।
they should be given to her. Constitutional protection is available, आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी भी इंक्लूड करता है कि एक वुमेन की अपनी पर्सनल लिबर्टी है टू डिसाइड हाउ मेनी चाइल्ड शी वांट टू हैव, राइट, और विमेन्स राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही पर्सनल लिबर्टी आती है और उसी के अंदर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस भी आती हैं। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था? सुचिता श्रीवास्तव और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन केस में ये स्टैब्लिश किया गया था कि आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस भी हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी राइट्स टू हेल्थ, डिग्निटी, इक्वालिटी की बात करता है, तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। सोशल जस्टिस की बात करें तो मैटरनिटी लीव लॉ डिजाइन किया हुआ है और सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। जो मैटरनिटी एक्ट है वो क्या है, इधर देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज इन प्लेस ना। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जिसे अमेंड किया गया 27 में, उसके हिसाब से जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते एक विमेन को। और ये हर उस एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 और मोर एम्प्लॉयज जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल है। और इसके तहत अगर आप देखेंगे तो 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव पहले 2 बच्चों के लिए मिलती है, एंड थर्ड चाइल्ड भी अगर होगा तो 12 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव तो वहां भी मिलती है, राइट। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो देखो, ये वाली जो लैंग्वेज है ये थोड़ा समझने की। Maternity leave, 26 weeks of paid maternity leave for women with less than 2 surviving children। यानी कि अब अगर मैं एक चाइल्ड बेयर कर रही हूँ और मेरे पास पहले से 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, यानी एक बच्चा जिंदा है और मैं दूसरा चाइल्ड बेयर कर रही हूँ, तो मुझे 26 वीक की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, यानी 2 बच्चों तक मुझे मिलेगी, ठीक है। 12 वीक्स फॉर दोज विथ 2 और मोर चिल्ड्रन, यानी कि अब अगर मैं चाइल्ड बेयर कर रही हूँ और पहले से मेरे 2 या उससे ज्यादा बच्चे हैं, तो अब मेरे को कितनी मिलेगी? 12 वीक्स की मिलेगी। तो थर्ड बच्चे के केस में भी 12 वीक्स का प्रोविजन है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत। तो यू कैन नॉट डिनाई कंप्लीटली कि नहीं हम थर्ड चाइल्ड पे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देंगे। आ गया मुद्दा समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे देखिए। नो एब्सोल्यूट कैप ऑन मैटरनिटी लीव, आप कोई कैपिंग एज सच नहीं लगा सकते हो कि नहीं मैटरनिटी बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा। आपको देखने पड़ेंगे क्या कंडीशंस हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ लीव, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 26 वीक्स पेड लीव अलाउ करता है, 12 वीक्स अलाउ करता है जब 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ लीव वापस से मेंशन किया गया है। और एप्लीकेबिलिटी क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट हर एलिजिबल विमेन तक पहुंचना चाहिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, स्टेट पॉलिसीज क्या हैं, वो सब चीजें नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना ही होगा। ओके, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को आपको देखना होगा, आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को देखना होगा, और मैटरनिटी बेनिफिट तो हर विमेन का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया। ठीक है जी, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है। वाइस प्रेसिडेंट जी ने अनवील किए हैं सुश्रुत और चरक जी के स्टैच्यूज गोवा राजभवन में। सुश्रुत चरक, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सुनते हैं हम, क्या है ये? अभी थोड़ा पढ़ेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट किए आचार्य चरक और सुश्रुत जी के जो मूर्तियां हैं, स्टैच्यूज हैं, वो गोवा राजभवन में। और इंडिया की जो एंशिएंट मेडिकल हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के इंटेंशन से ये किए गए हैं। अब हमें थोड़ा इसमें स्टैटिक में पढ़ना पड़ेगा आचार्य चरक जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है उनके बारे में और सुश्रुत जी के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आचार्य चरक जी के बारे में पढ़ लेते हैं। चरक जो कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन माने जाते हैं, हम जो आज मेडिसिन देख रहे हैं, आयुर्वेद पूरा है, वो इन्हीं की देन है। ओके, और तक्षशिला के अंदर कुषाण रूलर रहे कनिष्क, उनके समय में ये एग्जिस्ट करते थे, उन्हीं के अंडर में बहुत ज्यादा इनका जो भी वर्क था, कंट्रीब्यूशन था, वो देखने को हमको मिलता है चरक जी का। सो काया चिकित्सा, काया चिकित्सा के अंदर इन्होंने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, इन सब चीजों से रिलेटेड काफी सारा ज्ञान हमको दिया है। चरक संहिता है जो कि ओल्डेस्ट एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, जिसके अंदर सारी चीजें, जो भी बीमारियां होती हैं उनके क्या इलाज हैं, सारी चीजें दी गई हैं। त्रिदोष थ्योरी, 3 दोष जो हमारे शरीर में होते हैं, वात पित्त कफ, उसके बारे में इन्होंने बताया है। प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बात की है कि भोजन सही रखिए,
बीमार होने के बाद ठीक करने की बजाय पहले अपना ध्यान रखिए। क्लिनिकल डायग्नोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों के इन्होंने दे रखे हैं। और मेडिसिन में एथिक्स होने चाहिए, यानी जो चिकित्सक है वो कंपैशनेट हो, डिसिप्लिन्ड हो, मॉरल ड्यूटीज वाला हो। तो ये सारी बातचीत चरक संहिता के अंदर किसने की है, चरक जी ने, जो कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहे जाते हैं। अब अगर हम सुश्रुत जी की बात करें तो फादर ऑफ सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है इनको। राइनोप्लास्टी जो नोज रिकंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ था सुश्रुत संहिता में। फिर 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर, 100 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बातचीत इन्होंने चरक संहिता में लिख दी थी। तो कैसे सूचर, इंसिजन, बोन की सेटिंग वगैरह की जा सकती है, मेंशन्ड है। डाइसेक्शन और एनाटॉमी के बारे में बातचीत की है कि अंदर से शरीर कैसे दिखता है, तो डाइसेक्शन करके और सारी अंदर की चीजें, एवरीथिंग हैज बीन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। एंड ऑफ कोर्स पेशेंट केयर कैसे होनी चाहिए, बैंडेजिंग, हाइजीन एटसेट्रा। तो जहां आयुर्वेद और चिकित्सा की बात चरक जी ने की है, वहीं सर्जरी की बात सुश्रुत जी ने कही है। और काशी के अंदर इन्होंने मेजरली अपनी प्रैक्टिसेस की थी। और कहा जाता है कि किंग विदोवास दीवो दास जो हैं उनके टाइम में ये रहे थे। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत जी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने ब्रीफ देख लिया। अब हम आ जाते हैं फटाफट से स्टेट न्यूज की तरफ। पहली न्यूज आ रही है त्राल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से। तो त्राल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया है इको सेंसिटिव जोन त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। इको सेंसिटिव जोन यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस और एक्टिविटीज यहाँ पे अब नहीं हो सकती ज्यादा। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है यहाँ का, जो हंगुल डियर है, एंडेंजर्ड डियर है हंगुल, तो हंगुल का मूवमेंट कॉरिडोर है ये। ओके, और दचिगम नेशनल पार्क के अंदर हंगुल डियर पाए जाते हैं। उसके बाहर अगर कहीं इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो त्राल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ही। ओके, और ये मूवमेंट कॉरिडोर है इन डियर का, और इसीलिए इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पुलवामा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज आ रही है ओडिशा लॉन्चेस अंकुर टू मेक सिटीज फ्यूचर रेडी। तो ओडिशा ने क्या लॉन्च किया है, अंकुर। अंकुर क्या है भाई, एक इनिशिएटिव है। एक इनिशिएटिव है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो जितनी भी ऐसे एरियाज हैं जो कि ज्यादा अर्बनाइज नहीं है, डेवलप नहीं है, उनको अर्बनाइज करने के लिए, और नॉट जस्ट कि जो अर्बनाइज नहीं, जो अर्बनाइज हैं भी, उनको उनका भी अर्बनाइजेशन और स्ट्रेटेजिकली और ढंग से हो सके, तो इसलिए ओडिशा ने अंकुर स्ट्रेटेजिक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिससे कि जो सिटीज बन रही हैं अब वो एफिशिएंट बने, स्मार्ट बने, ओके, और सिटीजन सेंट्रिक बने। तो इस तरह का अर्बनाइजेशन हो, इस तरह का शहरीकरण हो, जिससे कि सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से सिटीज का डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए अंकुर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने 6 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एमओयू साइन किया है अर्बन डेवलपमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो विकसित ओडिशा बनाया जाएगा, अर्बनाइजेशन किया जाएगा, और उसके लिए अंकुर इनिशिएटिव। देन काला नमक राइस न्यूज में है, और क्यों है देखिए। तो काला नमक राइस कहाँ से जीआई टैग्ड है, उत्तर प्रदेश से जीआई टैग्ड है ना, तराई रीजन के अंदर काफी उगाया जाता है। और काला नमक राइस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा जी ने जब एनलाइटनमेंट ले लिया था ना, उसके बाद उन्होंने ये जो काला नमक राइस है, ये श्रावस्ती में पर्टिकुलरली जब वो आए थे तो वहां ये दिया था। ठीक है, तो ये जो चावल है, ये ट्रेडिशनल और एंडेमिक चावल है, ब्लैक हस्क होता है इसका, अरोमा होती है इसकी। तो ये बुद्ध जी ने श्रावस्ती के लोगों को दिया था, उनकी भेंट है, और इसलिए यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो अभी जो यूपी गवर्नमेंट है, ये प्रमोट करना चाह रही है काला नमक राइस को उन कंट्रीज में जहां बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश करता है, क्योंकि बुद्धा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बुद्धिज्म रिलेटेड कंट्रीज में यूपी गवर्नमेंट चाह रही है हम इस राइस को एक्सपोर्ट करें। ठीक है, इसलिए न्यूज में है काला नमक राइस। ब्लैक कलर का हस्क होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, और भगवान बुद्ध का तोहफा माना जाता है। तो ट्रेडिशनल नॉन बासमती अरोमेटिक राइस है, ईस्टर्न यूपी में उगाया जाता है, पर्टिकुलरली सिद्धार्थनगर में, और सिद्धार्थनगर का ये ओपीओडीबी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा प्रोडक्ट हम तैयार करना चाह रहे हैं जो उस जगह की पहचान बन जाए, तो सिद्धार्थनगर से ये है।
तो तराई रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट का उत्तर प्रदेश में, उसके 11 डिस्ट्रिक्ट में ये चावल उगाया जाता है। नेपाल में भी होता है, लेकिन वहाँ पे लॉजिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आती। लॉजिंग यानी कि वो ग्रेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो नीचे डंडी है चावल की वो गिर जाती है पानी में और उसकी वजह से खराब हो जाता है। तो न्यूट्रिशनली रिच है, आयरन में, एंटीऑक्सीडेंट्स में, ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका कम होता है, यानी कि शुगर एकदम से नहीं बढ़ाता आपकी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज नहीं बढ़ाता, ग्लूटेन फ्री होता है, और 2013 में इसको जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश से, काला नमक राइस। नेक्स्ट हम आते हैं असम पे। तो असम ने एक एआई एंकर इंट्रोड्यूस की है, नाम है अंकिता। अंकिता, ओके। और रीजनल लैंग्वेज के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई एंकर है, और ये जो सीएम है ना हेमंत बिस्व शर्मा जी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि जो कैबिनेट मीटिंग के अपडेट्स हैं वो आम जनता तक पहुंचाने का ये काम करेंगी। ठीक है, तो पहला एआई जनरेटेड न्यूज एंकर असम का लाया गया है और उनका नाम है अंकिता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है गुजरात से, अगली खबर है, गुजरात हैज बिकम द 24th स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो 24th ऐसा स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेल ट्रैक्स का। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में कब दौड़ी थी? 1925 में, मुंबई से थाने। और सबसे पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था, कब से कब तक का? 51 से 56 का, उसमें हमने टारगेट लिया था रेल रूट्स को इलेक्ट्रीफाई करने का 141 किलोमीटर्स के। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हेडक्वार्टर्ड है प्रयागराज में, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है देखने के लिए कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोयले से चलने वाली ट्रेन की बजाय हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। देन एम्पावरिंग विमेन इन इंडिया थ्रू यशोदा एआई। यस, आज न्यूज थोड़ी ज्यादा है इसलिए मैम थोड़ा जल्दी जल्दी भाग भाग के पढ़ाएंगी। ओके, चलिए। सो NCW, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इनका एक इनिशिएटिव है फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ मिलके कि जितनी भी विमेन हैं उनको एआई और साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन करना, एजुकेट करना, पर्टिकुलरली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज की जो विमेन है। तो इसके लिए यशोदा एआई और एआई सखी, विमेन एआई लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम है, जिसको इनिशिएटिव है, जिसको महात्मा ज्योतिबाई फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंदर लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डिजिटल सेफ्टी हो, इनके बारे में बातचीत की जाएगी, ढंग से बिहेवियरल लेवल पे समझाया जाएगा कि कैसे ये सब होता है। अब थोड़ा सा स्टैटिक देखें एनसीडब्ल्यू के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर विमेन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट में एक्ट ला करके इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। 1992 में स्टैब्लिश की गई एज पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। क्लास वर्क क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन? ओके, बताइएगा। और इनका टेन्योर 3 साल का होता है। ओके, देन इंटरनेशनल डोमेन में एक व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है, एंड शी इज अ सेलिब्रेटेड कीनियन ऑथर। केनिया से एक बहुत नोन ऑथर है, बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है इस वजह से, इनको इनके लेखन के लिए जो भी जिन चीज़ों पे लिखती हैं बहुत तरह के हम कहेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने पड़े हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुगी वा थियोंगो। सो एंगुगी वा थियोंगो इज नो मोर, शी वाज अ केनियन राइटर, केनिया से राइटर थी, और हर बार इनका नाम ना दावेदारों में रहता था दैट शी शुड बी गिवन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ऑल्दो शी नेवर गॉट इट। वन ऑफ द फ्यू राइटर्स जो कि इंडिजिनस अफ्रीकन लैंग्वेजेस में काम कर रहे थे, वहां की लोकल इंडिजिनस लैंग्वेज में ही लिखती थी ये, और इसकी वजह से इनको सेंसर किया गया, इम्प्रिजन किया गया, एग्जाइल भी हुआ है जिन टॉपिक्स पे लिखती हैं थी। इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए, वीप नॉट चाइल्ड, डेविल ऑन द क्रॉस, विजर्ड ऑफ द क्रो। तो ये एंगुगी वा थियोंगो की रचनाएं थी, जो कि कीनियन राइटर थी, एंड शी इज नो मोर। Pandemic preparedness boosted as WHO member states approve first global agreement। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 सालों की नेगोशिएशंस के बाद फाइनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अडॉप्ट कर ली है, ताकि फ्यूचर कभी पेंडेमिक्स हो तो उनको बेटर टैकल किया जा सके। हालांकि अभी इसको
एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कम से कम 60 कंट्रीज इसे रेटिफाई करेंगी, यानी अपने देश में लेके जाएंगी, अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगी, उनका अप्रूवल मिलेगा तो साइन करेंगी, उसे कहते हैं रेटिफाई करना। तो कम से कम 60 देश यानी 60 कंट्रीज जब रेटिफाई कर देंगी तब ये ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आएगी। अभी नहीं आई है लेकिन एटलीस्ट अडॉप्ट कर ली गई है, विच इज अ बिग स्टेप। तो WHO ने फर्स्ट एवर ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी अडॉप्ट कर ली है। यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट देयर, ऑफ कोर्स, उसने अनाउंस कर दिया था पहले कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक जब से WHO एग्जिस्टेंस में आया है ये सिर्फ सेकेंड लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो अडॉप्ट की गई है। इससे पहले 2003 में टोबैको कंट्रोल ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी। ओके, तो जब 60 कंट्रीज रेटिफाई करेंगी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी। इसमें कहा गया है कि पैथोजन जो होते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या आपने कोई मेडिसिन बनाया है तो उसके बारे में जानकारी सारे जो WHO मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ में शेयर की जाए। जो भी आउटपुट है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, कम से कम 10% वो WHO को देंगे और 10% वो विदाउट प्रॉफिट्स अफोर्डेबल रेट्स पे बाकी कंट्रीज को बेचेंगे। यानी 20% वो WHO को दे देंगे जिसमें से 10% WHO अपने हिसाब से यूज करेगा और 10% अफोर्डेबल रेट्स पे दूसरे कंट्रीज को पकड़ाएगा। टेक ट्रांसफर, डेवलपिंग कंट्रीज को आप हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी R&D वो नहीं कर सकते नई नई दवाई बनाने के लिए। तो जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं, जो भी ब्रेक थ्रू आपके पास हो रहे हैं वैक्सीन के, दवाइयों के, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी दी जाएंगी, उनको वैक्सीन्स भी दी जाएंगी, ड्रग्स भी दी जाएंगी। ठीक है, ड्रग्स यानी दवाइयाँ। कंडीशनल फंडिंग, यानी कि जो रिसर्च है वो फेयर तरीके से उसका रिजल्ट हो। ऐसा नहीं कि जिस देश ने पैसा लगाया उसी देश के पास रिजल्ट रिसर्च का पहुंचे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आम भाषा में हम कहें तो कहा जा रहा है इस ट्रीटी के हिसाब से कि जो भी R&D होगी पैथोजन से रिलेटेड, जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट था जिसने COVID-19 कराया, तो ऐसे में जो भी रिसर्च होगी उसकी जानकारी सभी मेंबर्स तक दी जाएगी। जो वैक्सीन बन रही है वो कुछ परसेंटेज दूसरों को दिया जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट दिया जाएगा, रिसर्च सभी के यूज की होनी चाहिए। तो इस तरह से पॉइंट्स रखे गए। लिमिटेशंस है, WHO नेशनल लॉज को इन्फोर्स नहीं कर सकता, यानी WHO ये नहीं बोल सकता कि सारे मेंबर कंट्रीज लॉकडाउन लगा दो। तो WHO की ये लिमिटेशन है। अभी क्लियर फ्रेमवर्क भी नहीं आया कि बेनिफिट शेयरिंग किस तरह से काम करेगा, राइट? कितनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाएंगे देश, तो थोड़ा एम्बिगुअस है अभी तक चीजें। और US पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो अभी कंसर्न्स हैं कि इसका एनफोर्समेंट कितना होगा, नहीं होगा। तो अभी बहुत स्ट्रांगली नहीं देखा जा रहा, पर एटलीस्ट एक बड़ा कदम है। इंडिया ने तारीफ की है, इंडिया ने पॉजिटिव इसमें शामिल होने की बात कही, दैट इज अ गुड स्टेप। तो इंडिया इज होपफुल अबाउट इट। नेक्स्ट हम आते हैं, सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है TOURISE, ताकि जो फ्यूचर ग्लोबल टूरिज्म है उसको वो और इम्प्रूव कर सके। तो सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है अहमद अल खातिब। ओके, इन्होंने टूराइज करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये भी कहा है कि टूराइज समिट होगा रियाद में नवंबर के अंदर। तो जितने भी टूरिज्म रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सब का गैदरिंग की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को भी साथ लाया जाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके सऊदी अरेबिया में भी एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड भी। ठीक है, इसके लिए एक ईयर राउंड इम्पैक्ट छोड़ा जाए, उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जाएगा, ईयर राउंड एक्टिविटीज की जाएंगी। तो टूराइज क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ओके, और उस पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स सब आएंगे और टूरिज्म को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है उस पर बात करेंगे। जो डेटा है उसको कैसे यूज किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसका है, सऊदी अरेबिया का है। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, Tianwen-2 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है एस्टेरॉइड मिशन के लिए। Tianwen-2 कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, चाइना ने किया है। चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने Tianwen-2 मिशन को लॉन्च कर दिया है शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर साउथ वेस्ट चाइना से, और इसमें लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का इस्तेमाल करके इसको लॉन्च किया है। मेन इसका काम है कि एस्टेरॉइड कामोआलिवा डिफिकल्ट नेम है, कामो ओ
आलेवा, कामो आलेवा, ये एस्ट्रॉइड है, इस तक जाएगा ये मिशन और वहां से कुछ पीसेस लेकर के धरती पे लौटना है। ठीक है, तो ये तियानवान-2 प्रोब ये काम करने वाला है। उसके बाद ये वापस जाएगा और जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ओके, कॉमेट 311P पैन स्टार्स, इसकी भी स्टडी करेगा। तो पहले जाकर के एक एस्टेरॉइड कामो ओआ लेवा से कुछ मटेरियल लेके आएंगे, हम उसका जो भी मटेरियल टच बेस कर सकें वो लेकर के लौटेंगे, और उसके बाद वील बी ट्राइंग टू रीच आउट टू द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये चाइना करेगा, नॉट वी, चाइना का ये जो मिशन है तियानवान-2, ये इस अप्रोच के साथ लॉन्च किया गया है। बात समझ में आई? और देखिए, कामो ओआ लेवा एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, अर्थ के पास एक एस्ट्रॉइड है, 2016 में डिस्कवर किया गया था। वैसे तो ये सन के अराउंड चक्कर काटता है, लेकिन इसको कासी सैटेलाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी का भी इस पे इम्पैक्ट है, तो इसलिए अर्थ के आसपास अभी ये घूम रहा है, और इसी का अभी वहां जाकर के और उसका थोड़ा मटेरियल ले आ पाए, इसके लिए चाइना ने अभी ये मिशन लॉन्च किया है। तो एस्ट्रॉइड से 26 तक जाकर के मीटिंग करना, रॉन्डेवू यानी भेंट करना, 100 ग्राम सरफेस मटेरियल वहां से कलेक्ट कर सकें और धरती पे 2027 तक ला सकें। देन इलॉन मस्क DOGE के चीफ के तौर पे स्टेप डाउन कर गए हैं, यानी अब वो इस पोजीशन पे काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज दिस DOGE? दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको DOGE कहा जाता है। तो एक डिपार्टमेंट बनाया था इलॉन मस्क की, अभी जब सरकार आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसमें कम से कम फालतू के खर्चे हों, प्रोसेसेस हों, तो उसको कट डाउन करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। इलॉन मस्क इसको लीड कर रहे थे एज द चीफ, और ये थे अभी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उस बेसिस पे ये लीड कर रहे थे DOGE को। अब इन्होंने इससे स्टेप डाउन कर दिया है। तो कई जगह अटकलें आ रही हैं कि जो यानी पॉइंट्स आ रहे हैं कि जो जिस तरह से ट्रंप वर्क कर रहे हैं, इलॉन मस्क इज नॉट हैप्पी एंड दैट इज व्हाई ही हैज स्टेप डाउन। जबकि अगर आप देखें तो यूएस में जो स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये भी कहा जा रहा है कि वो 130 डेज से ज्यादा एक साल में अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, और मस्क की 130 डेज ऑफ सर्विसेज ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, दैट इज व्हाई ही स्टेप डाउन। एनी विच वेज, हमें जो ध्यान रखना है कि डोज के चीफ के तौर पे इलॉन मस्क अभी तक लीड कर रहे थे, एंड नाउ ही हैज स्टेप डाउन। चलिए अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स के सेगमेंट को देख के मुझे भी खुशी हुई है, आई एम श्योर आपको भी हुई होगी। चलिए, सो अहमदाबाद जो है गुजरात का, वो होस्ट करेगा एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। सो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 1 to 10 अप्रैल 2026 में होगी, एंड अहमदाबाद विल बी होस्टिंग इट। इंडिया दूसरी बार इसे होस्ट कर रहा है, इससे पहले हमने 1982 में दिल्ली के अंदर होस्ट किया था। पहली एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो थी 1957 में तेहरान ईरान में हुई थी। सिंपल से फैक्चुअल डेटा है। चलिए, फाइनली ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेडल टैली सामने आ चुकी है। इंडिया ने टॉप किया है। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन में जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया ने 11 मेडल्स के साथ, जिनमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं, इनके साथ वी हैव टॉप द मेडल टैली, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और ये कहाँ हुआ? ये सुल, जर्मनी के अंदर ये वर्ल्ड कप खेला गया। अगला एक और वर्ल्ड कप होगा और वो दिल्ली में होगा, इंडिया में। सो इंडिया हैज टॉप मेडल टैली 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में। अभी ये मई के अंदर हुआ और 11 मेडल्स हमने जीते हैं। नाउ गोल्ड मेडल में एक कनक लेकर आई हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में, सांभवी श्रवण लेके आई हैं विमेन 10 मीटर एयर राइफल में, तेजस्विनी विमेन 25 मीटर पिस्टल के अंदर। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये अभी पहला वर्ल्ड कप था जूनियर्स का जो कि करवाया गया जर्मनी के अंदर। अब दूसरा एक और होना है, नई दिल्ली में होगा सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और तीनों ये सारे इवेंट्स उसमें होंगे, राइफल, पिस्टल, शॉटगन, तीनों ही इवेंट्स खेले जाएंगे इसमें भी। ठीक है जी, ओके, फाइनली आई नो दिस वाज अ ह्यूज सेशन। रीजन आई हैड टोल्ड यू, काफी न्यूज थी और कोई भी ऐसी नहीं थी जो हम छोड़ सके। सो सम डेज कम व्हेन द सेशन इज बिट लॉन्गर। चलो अब जल्दी से आंसर करना शुरू कर दो। Consider the following statement regarding exercise nomadic elephant 2025। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताइए। क्या इसमें इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्म्ड फोर्स है? नहीं, मंगोलियन। और क्या ये एक्सरसाइज उलान बातर मंगोलिया में हो रही है? हाँ जी। सो ओनली 2 विल बी द करेक्ट वन।
Which state government launched अंकुर इनिशिएटिव एम्ड एट कैटलाइजिंग अर्बन ग्रोथ? कौन सा राज्य है जिसने अंकुर इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि अर्बन ग्रोथ और तेजी से हो सके? आंसर वुड बी ओडिशा। 1012 एक मिशन है टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड कामोआलेवा, और ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? 1012 मिशन कौन सी कंट्री का है? आंसर वुड बी चाइना, डी। पीबी शब्द एक इनिशिएटिव है किसका? एंड इट इज ऑफरिंग फ्री एंड ऑथेंटिक मीडिया सोर्सेज फॉर क्रिएटर्स। तो पीबी शब्द नाम से ये इनिशिएटिव किसका है जिसके थ्रू फ्री मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है? पीबी, प्रसार भारती। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काला नमक राइस? काला नमक राइस जो कि जीआई टैग्ड है उत्तर प्रदेश से, उसका इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ब्लैक हस्क होता है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स नहीं, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। काला नमक राइस खाने से आपके शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ते। आयरन और ऑक्सीडेंट्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, ग्लूटेन फ्री है। सो आंसर वुड बी बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ओके, सो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट बताने हैं। क्या ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1973 में शुरू किया था? यस। और क्या इसमें मेरिट का सर्टिफिकेट, मेडल और 1 लाख रुपीज मिलते हैं? यस। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सेस को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नाउ मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू अप्लाई फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन पोजीशन? यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस लीगल प्रैक्टिस का वापस से जरूरी कर दिया गया है? So that is all for today's session. I know it was a big session, but good that you continued till the end. आज लाइव चैट नहीं रखेंगे. I have really important things to attend to, and that is why I'll be taking your leave. सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है परचम ऐप पे। उसके अलावा एग्जाम कार्ट वाले वेबसाइट पे फ्लैश सेल है रात को, और आज वीकली रिवीजन सेशन है। आज या कल जब भी टाइम मिले देख लीजिएगा, ठीक है? हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड. आई विल बी सीइंग यू ऑन मंडे 12 in the noon. Take good care of yourself everyone. Bye bye.